हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज हम लोग रिवाइज करेंगे चैप्टर अंडरराइटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये चैप्टर हमारा सिलेबस में है और इसका आज हम लोग एक डिटेल रिवीजन करेंगे जितना जल्दी हो सके, ताकि ये शॉर्ट रिवीजन आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहे। अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? अंडरराइटर्स होते हैं एजेंट्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? एजेंट होते हैं। जब भी कोई नया कंपनी फॉर्म किया जाता है या जब भी कोई नया कंपनी ने स्टार्टअप किया अपना बिजनेस, तो उसको दरकार पड़ता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करने का। व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? जब भी कोई नया कंपनी फॉर्म होता है या कोई भी कंपनी बिजनेस है, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना पड़ेगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज ये बोलता है कि जितना शेयर कंपनी इशू किया है उसका एटलीस्ट 90% पब्लिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पब्लिक मस्ट सब्सक्राइब एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड शेयर्स बाय द कंपनी। अदरवाइज विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर कंपनी को पब्लिक का सारा रुपया लौटाना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचो, तो कोई भी नया कंपनी तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। कोई भी आंडू पांडू कंपनी वो तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। कोई नया कंपनी बिजनेस में आ रहा है वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाएगा। तो इससे बचने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटर्स आया। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? एजेंट्स होते हैं। दे आर ह्यूज कॉन्टैक्ट्स। अंडरराइटर्स कौन है? एजेंट है। ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये लोग शेयर्स बिक्री करवाएगा, कंपनी का शेयर्स ये लोग अपना कॉन्टैक्ट्स में सेल करवाएगा। और अगर ये लोग सेल नहीं करवा पाया देन द अंडरराइटर्स विल बी पर्सनली लायबल। अंडरराइटर्स लोग खुद खरीदेगा वो शेयर्स। ठीक है। सपोज हम लोग एक स्टोरी लेते हैं कि एक कंपनी है कटरीना लिमिटेड। एक कंपनी है कटरीना लिमिटेड। कटरीना लिमिटेड कंपनी है और उसने 1 लाख शेयर इशू किया। तो अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, जो भी डिटेल में बताने जा रहा हूं उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ये रिवीजन टाइम में हेल्पफुल रहेगा। कटरीना लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किया और उसमें 90% सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट अचीव होना था। 90% सब्सक्रिप्शन। कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर शेयर इशू करता है, तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव करना पड़ता है। मतलब 90% ऑफ द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। बट कटरीना लिमिटेड ने शेयर इशू किया और उसका जो सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है, पब्लिक ने जो शेयर सब्सक्राइब किया वो सिर्फ 70,000 था। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट स्टेप कंपनी सोचा कि कंपनी अपना शेयर इशू अंडरराइटर्स के थ्रू करवाएगा। 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया था और कंपनी ने ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया। कंपनी ने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया। हम लोग मान लेते हैं 3 अंडरराइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। 3 अंडरराइटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, ठीक है। और कंपनी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है अंडरराइटर्स को, वो मान लेते हैं 2:2:1 के रेशियो में दिया है। तो कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ए को दिया है 40,000 का, कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दिया है 40,000 का और कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सी को दिया है 20,000 का। तो कंपनी ने टोटल कितना शेयर इशू किया? 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दिया अंडरराइटर ए को। अंडरराइटर ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो 40,000 शेयर्स अपने कॉन्टैक्ट में सेल करवाएगा। अंडरराइटर बी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 40,000 शेयर्स अपने कॉन्टैक्ट में सेल करवाएगा। अंडरराइटर सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 20,000 शेयर्स अपने कॉन्टैक्ट में सेल करवाएगा। और कंपनी का टोटल शेयर्स कितना था? 1 लाख। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया और पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरराइटर्स को असाइन कर दिया। अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरराइट द शेयर्स। अंडरराइट द शेयर्स मींस दे हैव टू सेल द शेयर्स। अंडरराइटर्स लोग अपना शेयर्स, कंपनी का जो शेयर्स है अपना कॉन्टैक्ट में बेचेंगे। क्लियर? और अगर नहीं बेच पाएंगे तो लोग खुद खरीदेंगे ना। क्वेश्चन अराइजर, अंडरराइटर्स लोग ये काम क्यों करेंगे? तो अंडरराइटर्स को इसके बदले मिलेगा कमीशन। अंडरराइटर्स को इसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन। जनरली कंपनी लॉ बोलता है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, द कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि अंडरराइटिंग कमीशन कितना होगा? 5% ऑफ द इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ शेयर्स 5% ऑफ द इशू प्राइस एंड इन केस ऑफ डिबेंचर्स 2.5% ऑफ द इशू प्राइस। बट सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है कि रेट ऑफ कमीशन शुड बी 2.5%। तो जब भी क्वेश्चन में बोलेगा मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन, तो हम लोग क्या लेंगे? उस केस में हम लोग सेबी को कंसीडर करेंगे एंड 2.5% ही कंसीडर करेंगे। कंपनी लॉ बोलता है 5% फॉर इशू प्राइस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% फॉर इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स, और सेबी बोलता है 2.5% इन ऑल द केसेस। तो हम लोग सेबी का बात को कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ग्रॉस लायबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस लायबिलिटी? ग्रॉस लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो अंडरराइटर्स को दिया गया है, कंपनी ने दिया है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था, जिसमें से 40,000 शेयर्स ए के लिए है, 40,000 शेयर्स अगेन बी के लिए है और 20,000 शेयर सी के लिए है। नाउ अंडरराइटर्स लोग अपना कॉन्टैक्ट में जब शेयर्स बिक्री करवाएंगे तो वो लोग किसके थ्रू सेल करवाएंगे? अपने नाम के थ्रू। तो जो भी पब्लिक अंडरराइटर्स के बोलने पे शेयर खरीदेंगे, जो भी पब्लिक अंडरराइटर्स के बोलने पे शेयर खरीदेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। जो भी पब्लिक अंडरराइटर्स के बोलने पे शेयर्स परचेज करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मार्क्ड एप्लीकेशन।
तो जितना भी मार्क्ड एप्लीकेशन आएगा, सपोज कुछ लोगों ने ए के बोलने पे शेयर परचेज किया तो उनका जो शेयर एप्लीकेशन होगा उसमें ए का मार्क्ड फॉर्म रहेगा। सिमिलरली कुछ लोगों ने बी के बोलने पे शेयर परचेज किया तो उनका जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें बी का मार्क्ड फॉर्म रहेगा। कुछ लोगों ने सी के बोलने पे शेयर परचेज किया तो उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसमें सी का मार्क्ड फॉर्म रहेगा। तो व्हाट इज मार्क्ड एप्लीकेशन? मार्क्ड एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय द जनरल पब्लिक with reference to the specific underwriter, clear, with reference to the specific underwriter। अब जो पब्लिक अंडरराइटर के बोलने पे शेयर परचेज कर रहा है वो लोग क्या फाइल करेगा? वो लोग फाइल करेगा मार्क्ड एप्लीकेशन। बट जो पब्लिक किसी अंडरराइटर के बोलने पे नहीं आया, जो पब्लिक खुद से आ गया, जो पब्लिक कंपनी के नाम पे शेयर परचेज कर रहा है, अंडरराइटर के बोलने पे परचेज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर? तो जो पब्लिक अंडरराइटर के बोलने पे शेयर परचेज नहीं कर रहा है, उसने सुन रखा था एक नया कंपनी स्टार्टअप हो रहा है, उसका बहुत दिन से इच्छा था कि हमको शेयर परचेज करना है, तो कंपनी फॉर्म हुआ था और पब्लिक लोगों को शेयर परचेज करना था, कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पब्लिक को शेयर परचेज करना था। उन लोगों ने अंडरराइटर्स के बोलने पे शेयर परचेज नहीं किया, खुद से शेयर परचेज किया है, तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। वो लोग किसी का मार्क्ड फॉर्म फिलअप नहीं करेगा, ना ही ए का फॉर्म, ना ही बी का फॉर्म और ना ही सी का फॉर्म। तो मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? मार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होता है जिसपे किसी भी अंडरराइटर का मार्क्ड फॉर्म अटैच रहता है। क्लियर? जब भी कोई पब्लिक शेयर परचेज करेगा किसी अंडरराइटर के इन्फ्लुएंस में आके तो वो क्या फाइल करेगा? मार्क्ड फॉर्म। और अगर वो किसी अंडरराइटर के इन्फ्लुएंस में आके फिलअप नहीं कर रहा है तो क्या फिलअप करेगा? अनमार्क्ड फॉर्म। नाउ मार्क्ड फॉर्म तो पता रहेगा कि कौन किसके मार्क्ड फॉर्म फिलअप किया है, कौन कितना मार्क्ड फॉर्म फिलअप किया है, कितने लोग ए के बोलने पे आए ये पता रहेगा, कितने लोग बी के बोलने पे आए ये पता रहेगा। तो उन सब का जो क्रेडिट है वो किसको मिलेगा? इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को। मार्क्ड फॉर्म का जो क्रेडिट है वो किसको मिलता है? इंडिविजुअल अंडरराइटर को। ना क्वेश्चन अराइजेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? Now, unmarked application को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे the ratio of gross liability. Again, there is a concept of firm underwriting. What is firm underwriting? Firm का मतलब होता है fixed. Firm का मतलब क्या होता है? fixed underwriting. Underwriters ने पहले से ही बोल रखा है हम लोग 1000 शेयर, 2000 शेयर, 3000 शेयर। अंडरराइटर ए ने बोला है 1000 शेयर, अंडरराइटर बी ने बोला है 2000 शेयर, अंडरराइटर सी ने बोला है 3000 शेयर। खरीदेंगे, किसी को नहीं देंगे, हम लोग खरीदेंगे, हम लोग को ये खरीदना ही है, हम लोग का इच्छा है, मन से हम लोग खरीदना चाहते हैं, फर्म अंडरराइटिंग करना चाहते हैं। तो जब अंडरराइटर्स लोगों ने फर्म अंडरराइटिंग के लिए अप्लाई कर रखा है तब दो चीज होगा, या तो अंडरराइटर्स को हमने बेनिफिट दिया होगा फर्म अंडरराइटिंग, या फिर बेनिफिट नहीं दिया होगा। बेनिफिट दिया होगा मतलब हमने अंडरराइटर्स को अलाउ किया है कि वो लोग अपना मार्क्ड फॉर्म फिलअप करेगा, और बेनिफिट नहीं दिया मतलब हमने अंडरराइटर्स को अलाउ नहीं किया है, वो लोग अपना मार्क्ड फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता, उन लोग को अपना एप्लीकेशन, अंडरराइटर्स को अपना एप्लीकेशन, फर्म अंडरराइटिंग का एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन के थ्रू ही फाइल करना पड़ेगा। सो अंडरराइटर्स ने क्या बोला है कि वो लोग फर्म अंडरराइटिंग करना चाहते हैं। सपोज हमारे एग्जांपल में अंडरराइटर्स लोग फर्म अंडरराइटिंग करना चाहते हैं 1000, 2000, 3000। व्हाट डू मीन बाय फर्म अंडरराइटिंग? फर्म अंडरराइटिंग का मतलब होता है फिक्स्ड अंडरराइटिंग। अंडरराइटर्स लोग चाहते हैं कि वो लोग खुद से शेयर परचेज करें। तो दो केस हो सकता है फर्म अंडरराइटिंग में, या तो बेनिफिट हैज बीन गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग या फिर बेनिफिट हैज नॉट बीन गिवन। बेनिफिट हैज बीन गिवन मतलब हमने फर्म अंडरराइटिंग अगर हमने बेनिफिट दिया है इंडिविजुअल अंडरराइटर को, मतलब हमने उनको अलाउ किया है कि वो लोग मार्क्ड फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर हमने बेनिफिट नहीं दिया है मतलब हमने उनको अलाउ नहीं किया मार्क्ड फॉर्म फिलअप करने के लिए, उन लोग को जबरदस्ती कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? अनमार्क्ड फॉर्म। तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बेनिफिट हैज बीन गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, और तो इट मींस क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग लेस भी करेंगे और बाद में इसको हम ऐड भी करेंगे। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है दैट इंडिविजुअल अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, बेनिफिट हैज बीन गिवन फॉर फर्म अंडरराइटिंग, तो हम लोग पहले इसको लेस भी करेंगे और बाद में ऐड भी कर देंगे स्टेटमेंट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया है कि इंडिविजुअल अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, अगर ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो हम लोग जनरल नोट लिख देंगे that it is assumed that individual underwriters have not been given credit for firm underwriting, और उसको हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे, पहले लेस नहीं करेंगे। अगेन मैं ये चीज क्लियर कर देता हूं, अगर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि इंडिविजुअल अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, तो पहले फर्म अंडरराइटिंग स्टेटमेंट में लेस भी होगा एज इफ वो मार्क्ड एप्लीकेशन है, क्योंकि जब क्वेश्चन में ये बता दिया है कि इंडिविजुअल अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर फर्म अंडरराइटिंग, तो उन लोग को बेनिफिट दिया जा रहा है टू फाइल
मार्क्ड एप्लीकेशन टू फॉर्म टू फिल अप द मार्क्ड एप्लीकेशन। तो जैसे हम लोग मार्क्ड एप्लीकेशन को पहले लेस करते हैं वैसे हम लोग फॉर्म अंडरराइटिंग को भी लेस कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ है कि वेदर अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन द बेनिफिट और नॉट, तो हम लोग हमेशा ये अज्यूम करके सम बनाएंगे दैट अंडरराइटर्स हैव नॉट बीन गिवन एनी बेनिफिट फॉर फॉर्म अंडरराइटिंग, और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म अंडरराइटिंग को सिर्फ लास्ट में ऐड कर देंगे और हमारा स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाला है। होपफुली यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से सारा चीज रिवीजन करवा देता हूँ। पहले आता है ग्रॉस लायबिलिटी, ग्रॉस लायबिलिटी से लेस होता है फॉर्म अंडरराइटिंग, तभी लेस होगा अगर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अंडरराइटर्स हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन, अंडरराइटर्स को हमने बेनिफिट दिया है फॉर मार्क्ड एप्लीकेशन, अदरवाइज वो लेस नहीं होगा। मार्क्ड एप्लीकेशन इंडिविजुअली लेस कर देंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। एंड एडजस्टमेंट फॉर सरप्लस में क्या आता है, अगर किसी अंडरराइटर का नेगेटिव आ गया, सपोज बी का नेगेटिव आ गया था, तो जितना नेगेटिव आया था बी को पॉजिटिव कर देंगे और बी का नेगेटिव को ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी, एंड फॉर्म अंडरराइटिंग लास्ट में ऐड हो जाता है। क्लियर? तो यहां तक ये होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा। कुछ भी क्वेरी रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। चलो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।